हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय क्लास 10th अध्याय 4 विश्व का इतिहास। हमने पिछली क्लास में जो है यूरोप के राष्ट्रवाद के उदय के जो भी कारण रहते हैं उन कारणों को हमने विस्तारपूर्वक पढ़ा था अपनी पिछली क्लास में, और इसके साथ में ही हमने जो है औद्योगिक क्रांति के अर्थ को जाना था कि औद्योगिक क्रांति एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति अचानक से ऐसी आई क्रांति है, मशीनों की क्रांति हम कह सकते हैं, क्योंकि सारा कार्य जो है हाथों से छीनकर मशीनों के पास चला गया। ठीक है, तो आज जब आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज का जो रहेगा हमारा टॉपिक न्यू औद्योगिक क्रांति को हम कंटिन्यू करेंगे आज, और आज पढ़ेंगे हम औद्योगिक क्रांति से क्या क्या परिवर्तन हुए। जाहिर सी बात है, आपको इमेजिन करना है अगर एक्चुअल में जो कार्य पहले हाथों से होते थे और वह जब अचानक से मशीनों के पास चला जाता है, वह सारा कार्य मशीनों के द्वारा जो है वह संपन्न होने लग जाता है, तब किस प्रकार के जो परिवर्तन। सबसे पहला परिवर्तन तो यही देखने को मिलेगा कि जो कार्य जो था, जो पहले हाथों से किए जाते थे, वह किसके द्वारा किए जाने लगे हैं, मशीनों से। दूसरा क्या होगा, फिर कारखाने अगर स्थापित हो रहे हैं तो इस्पात बनाने की जो कारखाने वो अधिक से अधिक खोले जाने लगे। उसके बाद में जब अगर कृषि क्षेत्र की बात करें तो सारा आपको पता है कि सर्वाधिक जो है हमारे भारत की जनता कृषि पर निर्भर करती है। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र में भी किसका विकास होने लगा, मशीनों का, क्योंकि औद्योगिक क्रांति एक्चुअल में मशीनी क्रांति तो है, क्योंकि मशीनों का ही तो है सर्वाधिक यूज़ जो है उस समय होने लगा था। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र में भी हम देखते हैं तो कृषि क्षेत्र में मशीनों का यूज़ होने लगा। फिर जब इस प्रकार से कृषि में भी क्षेत्र में या हाथों से जो कार्य किए जाते थे, जिनसे उत्पादन अधिक बढ़ने लगा, और जब उत्पादन अधिक बढ़ेगा तब क्या होगा, पूंजी आएगी, अधिक पूंजी जो है कमाई जाएगी। जब पूंजी हमारे पास में अधिक होती है तब हम क्या करते हैं, हमारा अधिकांश पूंजी को बैंकों में जाकर जमा करवाते हैं। तो इससे क्या होगा, उस समय पहले बैंक थे नहीं, लेकिन बैंकिंग पद्धति शुरू हुई जब पूंजी की अधिकता हमको देखने को मिली, जब पूंजी का उपयोग देखने को मिला, बढ़ने लगा, पूंजी का उपयोग बढ़ रहा था, पूंजी की मात्रा बढ़ रही थी, तो उसमें बैंकिंग पद्धति का भी क्या हुआ था, उस समय विकास हुआ था। और जब यहाँ पर उद्योग के क्षेत्र में इतनी क्रांति देखने को मिल रही है, तब जब सामान इतनी मात्रा में उत्पादन इतना अधिक हो रहा है तो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर कच्चा माल ले जाना है, तैयार माल को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाना है। तो इसके लिए जो है हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, यातायात की ज़रूरत पड़ेगी। तो यातायात तो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, या तो सड़क मार्ग के द्वारा, या वायुयान के द्वारा, या जल मार्ग के द्वारा। तो यहाँ पर 2 ही पॉसिबल हो सकते थे, या तो हम जो है सड़क मार्ग या रेल मार्ग जो है, जो स्थल मार्ग के अंतर्गत आते हैं दोनों, सड़क मार्ग और रेल मार्ग। तो स्थल मार्ग के अंदर या तो हम बसों, सड़कों पर, और या फिर ट्रेन के द्वारा। तो उस समय क्या चलित था, वाष्प चलित इंजन जो है उस समय थे, और जहाज हुआ करते थे उस समय, यंत्र चालित जहाज। तो इसके द्वारा जो है वो यातायात किया करते थे। तो फिर यातायात के जो भी हैं इसमें भी परिवर्तन देखने को मिला, यातायात सुविधा हुई उस समय। और जब उत्पादन बढ़ा, उत्पादन एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए यातायात बढ़ा, इसी के साथ में और क्या बढ़ा, व्यापार जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक गया। जब तैयार माल वस्तुएं जो हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब जाना शुरू हुई, तब यह अन्य दूसरे देशों तक भी जो है उत्पादन जो है जाने लगा। तो जब उत्पादन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने लगा तो एक देश से दूसरे देश पर क्या बढ़ा, व्यापार बढ़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, इसी के साथ में क्या हुआ, मानव का जो श्रम था वह क्या हो गया, कम हो गया, और उत्पादन क्या हो गया, अधिक हो गया। तो एक ये सिद्धांत बन गया, कम मानव श्रम और अधिकतम उत्पादन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमें ये सारे परिवर्तन हमको देखने को मिले जो मैंने अभी आपको समझाए हैं। ये सारे जो हैं आपको इसमें ये आपके आ जाते हैं इसके परिवर्तनों में। ठीक है, तो ये जो है आपके औद्योगिक क्रांति से क्या हुए थे, परिवर्तन हुए थे। आगे देखिए, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से प्रारंभ क्यों हुई। यहाँ पे आ रहा है, अगर हम पूरा विश्व का मैप देखते हैं, वर्ल्ड मैप देखते हैं, तो जो ये यूरोप वाला क्षेत्र है, ये आपका, ये अफ्रीका, ये इंडिया, ये यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इस साइड ये जापान वगैरह आ जाता है। यहाँ पे जो आपका यूरोप वाला क्षेत्र है, ये इधर एशिया वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर है आपका इंग्लैंड। जैसा कि मैं आपको हमेशा ये बोलती हूँ, हमेशा ये एडवाइस करती हूँ कि आप जब भी पढ़ने के लिए बैठें तो आपके पास में मैप होना चाहिए। तो अभी तक तो जो है हम इंडिया से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ रहे थे, हिस्ट्री जो है इंडिया से रिलेटेड थी। अभी जो हिस्ट्री आ रही है वर्ल्ड हिस्ट्री आ रही है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री आ रही है तो आपको जो है इसमें वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ देशों के नाम आएंगे, तो वो आपको एक्चुअल में कहाँ इसकी स्थिति है वह आपको मैप में देखनी है। तो अभी जो है जैसे ये अभी इंग्लैंड का नाम है, वैसे मैंने आपको बता दिया है, फिर भी आपको मैप में जो है एक बार फिर से जो है देखना है कि इंग्लैंड कहाँ पर स्थित है।
अब देखो ये है इंग्लैंड। पहले जब ये व्यापार करते थे तो इस तरह से पूरा अफ्रीका का पूरा घूम के ऐसे चक्कर लगा के इंडिया के पे इस साइड जो तटीय क्षेत्र है दक्षिण का ये आते थे। फिर जब ये स्वेज नहर बन जाती थी तो फिर बाद में डायरेक्टली जो है यहाँ से इनका रास्ता शॉर्ट हो गया। आगे देखिए, हाँ हम पढ़ रहे थे कि इंग्लैंड की स्थिति आपको पता चल गई। औद्योगिक क्रांति में इंग्लैंड से ही क्यों प्रारंभ हुई, आपके दिमाग में भी आता होगा कि इंग्लैंड ही ऐसा देश था जहाँ पर सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हमको देखने को मिली। ऐसा क्यों, ऐसा क्या था इस इंग्लैंड में कि हम सबसे पहले जो उद्योगों के क्षेत्र में जो है ये मशीनीकरण वाला क्षेत्र है, उत्पादन जो अधिकता बढ़ रही थी इसके कारण ये इंग्लैंड में ही क्यों आई। तो इसके निम्न कारण है। कौन कौन से कारण हैं हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहला कारण रहता है आपका इंग्लैंड का विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य। आप सभी को पता है कि जो इंग्लैंड ब्रिटेन है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ अगर किसी को स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न है कि ब्रिटेन और इंग्लैंड अलग अलग हैं, तो ब्रिटेन और इंग्लैंड अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही देश है। ठीक है, हम कहते हैं ना ब्रिटिश साम्राज्य, ये ब्रिटिश साम्राज्य जो है ये ब्रिटेन का ब्रिटिश साम्राज्य है। ठीक है, तो ब्रिटेन ही इंग्लैंड है और इंग्लैंड ही ब्रिटेन है। तो अभी देखिए इंग्लैंड में विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य था, इसका मतलब कि आपको पता है कि भारत भी जो है इंग्लैंड का क्या था, औपनिवेश था। ठीक है, यहाँ पर जो है इंग्लैंड अपना साम्राज्य जो है यहाँ पर जो है साम्राज्य स्थापित किया हुआ था भारत में अपना। ठीक है, तो इंग्लैंड ही एक ऐसा देश था, इसके अलावा आप किसी भी और देश को नहीं देखते जिसके बहुत सारे उपनिवेश हो। एक इंग्लैंड ही था जिसके सबसे सर्वाधिक जो है उपनिवेश देखने को मिलते हैं। तो जब उनके अंदर उनके नीचे अगर कोई देश है, उनके नीचे अंडर में उनके काम करने वाले देश हैं, तो जाहिर सी बात है उनका देश का जो सारा जो काम है उनके हाथों में है। तो वहाँ से कच्चा माल लाना और तैयार माल बाजार उपलब्ध करवाना वह जो है इनके हाथ में होता था। तो एक पहला हो गया औपनिवेशिक साम्राज्य, इनकी क्या हो गई, एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया इनका। ठीक है, दूसरा क्या है, क्योंकि औद्योगिक जैसे कि नॉर्मली अगर हम कहीं पे भी उद्योग की स्थापना करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं राजस्थान का कोई क्षेत्र लेती हूँ। राजस्थान में मैंने क्षेत्र लिया ये मैंने लिया राजस्थान। ठीक है, राजस्थान का क्षेत्र लिया मैंने राजस्थान का एक यहाँ पर लिया भीलवाड़ा लिया मैंने। अब मैंने देखा भीलवाड़ा में मुझे क्या करना है, उद्योग की स्थापना करनी है। अब मुझे उद्योग की स्थापना करने के लिए सबसे पहले तो मुझे इस भीलवाड़ा क्षेत्र पर मेरा नियंत्रण होना चाहिए, पहली बात। दूसरा मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर मेरे पास में जिस किसी का भी, जैसे कि अगर मैं लोहा इस्पात या सूती वस्त्र उद्योग खोलना चाहती हूँ तो भीलवाड़ा में एक सूती वस्त्र पहले से ही जो है यहाँ पर ये बहुत समृद्ध देश है। भीलवाड़ा जो है वर्तमान में सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं सूती वस्त्रों के लिए देखती हूँ तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए। अगर मैं लोहा की अगर कोई उद्योग खोलती हूँ या उद्योग लगाती हूँ लोहे का, तो मुझे यहाँ पर लोहा चाहिए, कोयला चाहिए। तो अगर यहाँ पे मेरे पास में क्या चाहिए, यहाँ पे खाने होने चाहिए, या इसके पास में कोई क्षेत्र होगा वहाँ पर मुझे इसकी उपलब्धता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या होगा, मुझे यहाँ पर बाज़ार भी मिलना चाहिए कि अगर मैं कोई भी उत्पादन कर रही हूँ, कच्चा माल भी मिल रहा है और जो है मुझे यहाँ पर नियंत्रण भी है मेरा। इसके साथ में मैं यहाँ पर उपभोग के लिए अनुरूप उत्पादन भी हो रहा है कि अगर मैं यहाँ पर किसी भी चीज़ का या वस्तु का उत्पादन करती हूँ तो वह जो है इसको बाज़ार भी मिल जाएगा और वह यहाँ पर यूज़ भी करेंगे यहाँ के लोग। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें जो है अभी मैंने आपको समझाई है। इसके आगे हम और कंटिन्यू करते हैं। एक तो नियंत्रण वाला उपनिवेश हो गया, लोहा और कोयले की खानें जो आसपास होनी चाहिए, तो वो इंग्लैंड में थी। उपनिवेश भी था, ये दोनों चीज़ें भी थी इंग्लैंड में। तीसरी क्या थी, उपभोग के अनुरूप क्या था यहाँ पर, उत्पादन। क्योंकि अगर मैं किसी भी वस्तु को अगर मैं उसका उत्पादन कर रही हूँ तो वहाँ पर जो है या वहाँ पर उसका उपयोग होता है। और बाज़ार भी मिल गया वहाँ पे। अगला पॉइंट है आपका अर्धकुशल कारीगरों की उपलब्धता। इंग्लैंड में जो है, आपको बता दूँ मैं एक चीज़, एक और जो ये इंग्लैंड, चलो मैं इंग्लैंड का ही करती हूँ ताकि आपको जो है ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हो समझने में। ये इंग्लैंड है आपका। इंग्लैंड में मुझे कच्चा माल मिल गया, व्यापार की सुविधा मिल गई, बाज़ार भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब आपको पता होगा कि पहले जो है, अब जो भी इनके उपनिवेश होते थे, जैसे कि ये भारत जो है उपनिवेश है इनका, ये भारत है और भारत उपनिवेश है। यहाँ के ये क्या करते थे, मज़दूर यहाँ पर लेके आ जाते थे, श्रमिक यहाँ पे कार्य करने के लिए मिलते थे इनको। ठीक है, तो अर्धकुशल श्रमिक भी, कारीगर भी जो है इंग्लैंड में
होता था, वो मिल जाते थे वहाँ पर, कारीगर शहरों में जा बसे थे बड़ी संख्या में, दूसरे देश क्षेत्र के भी और वहाँ के भी थे। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका फ्रांसीसी क्रांति एवं युद्ध। फ्रांसीसी क्रांति एवं क्या है, युद्ध। फ्रांसीसी उस समय क्रांति हो रही थी फ्रांस में और युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। तो इस तरह की जो है इन्वायरमेंट में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का भी क्या हुआ है, विकास हुआ है। अगला पॉइंट है आपका पूंजी की उपलब्धता। अगर मैं किसी भी उद्योग की स्थापना करने जा रही हूँ तो मेरे पास में अगर पूंजी ही नहीं होगी तो मैं किस प्रकार से उद्योग की स्थापना करूँगी। और जैसा कि हमने पढ़ा कि इंग्लैंड के पास में बहुत सारे उपनिवेशवाद था। ठीक है, तो वो बहुत से देशों को लूट चुका था, वहाँ से पूंजी इकट्ठा कर चुका था, वहाँ से बहुत कुछ ले चुका था, वहाँ से संग्रहण बहुत किया उन्होंने। ठीक है, अन्य देशों का। तो इंग्लैंड में जो है उद्योगपति भी बहुत थे, बड़े बड़े कारखाने लगाने के लिए जो पूंजी चाहिए होती थी वहाँ उन देश में थी। ठीक है, तो इस कारण से जो है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को एक पूंजी भी जो है प्रोत्साहन देती है। अगला पॉइंट है आपका इंग्लैंड की अनुकूल भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति यानी कि यहाँ पर स्थिति है भौगोलिक क्षेत्र से, यहाँ की सीमा से, यानी कि जो ये एक देश से दूसरे देश की जो सीमा लगती हैं, वह बाहरी आक्रमण, ये सारी जो स्थितियाँ होती हैं, तो वहाँ पर जो है इंग्लैंड की स्थिति अच्छी थी, क्योंकि यहाँ इसकी इंग्लैंड के चारों ओर क्या थे, समुद्री सीमा थी, जिसके कारण से बाहरी आक्रमण नहीं हो पाता था। और इस कारण से जो है युद्ध से कुछ भी यहाँ पर क्षेत्र में क्या नहीं हो पाती थी, हानि नहीं हो पाती। आपको पता है यहाँ का ये समुद्र क्षेत्र पड़ता है, इसके तटीय क्षेत्र में पड़ता है इंग्लैंड। ठीक है, तो ये समुद्र क्षेत्र होने के कारण यहाँ के पास में बाहरी आक्रमण से ये सुरक्षित था। तो ये भौगोलिक स्थिति के लिए भी अनुकूल थी, औद्योगिक क्रांति के लिए या उद्योग स्थापना के लिए। अगला पॉइंट आता है वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन। यहाँ पर इंग्लैंड में जो भी वैज्ञानिक हुए तो उनको जो है उन पर, वैज्ञानिकों पर जो है कोई भी पॉलिटिकल या कोई भी जो धर्म होता है, कोई भी जो जात पात होता है, उन पर कोई इन चीज़ों का जो है, इन सब चीज़ों से ये मुक्त थे वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट थे। ना तो पॉलिटिकल इन पर प्रेशर होता था, ना ही इनको कोई कास्ट से लेकर इन पर कोई जो है इस प्रकार की व्यवस्था या इस प्रकार की स्थिति वहाँ पर देखने को मिली थी। तो यह भी जो है इंग्लैंड के लिए पॉजिटिव पॉइंट बना औद्योगिक क्रांति के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको सारे किस कारण से इंग्लैंड में ही क्यों औद्योगिक क्रांति स्थापित हुई। तो एक बार से वापस इसको सब रिवाइज करेंगे किस कारण से हुई। ठीक है, आगे रहता है आपका औद्योगिक क्रांति के समय विभिन्न क्षेत्रों में हुए आविष्कार व सुधार। क्या क्या इस क्षेत्रों में क्या क्या जो है आविष्कार हुए हैं उसको हम पढ़ने जा रहे हैं औद्योगिक क्रांति के समय। औद्योगिक, अब जैसे कि हमने पढ़ा कि उद्योग सारे स्थापित हो रहे हैं, तो कृषि भी इनडायरेक्टली इससे प्रभावित होगी, क्योंकि कृषि में भी मशीनों का यूज़ होगा तो उत्पादन बढ़ेगा। तो जिस प्रकार से उद्योग में क्रांति आई तो ऑटोमेटिकली जो है कृषि में उत्पादन बढ़ा, तो कृषि में क्षेत्र में भी क्या आ गई है, यहाँ पर क्रांति आ गई है। देखिए, इसको पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। कृषि भी जो है औद्योगिक क्रांति के संभव नहीं थी, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। विधि या उपकरणों का प्रयोग जो है इसी समय जो है औद्योगिक क्रांति से ही संभव हो पाया है। कृषि जन्य वस्तुओं मांग, अब जैसे कि मैं अगर कपास की एक उद्योग की स्थापना सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना करने जा रही हूँ, तो मुझे उसके लिए किस प्रकार का जो है कच्चा माल चाहिए, कपास चाहिए होगा। अगर मैं लोहा उद्योग की स्थापना कर रही हूँ तो मुझे लोहे का यूज़ करना पड़ेगा। अगर मैं चीनी उद्योग स्थापित कर रही हूँ तो मुझे गन्ने का यूज़ करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली औद्योगिक क्रांति से किससे रिलेट हो रही है, कृषि से रिलेटेड हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राज्य की कृषि जो है इनडायरेक्टली भी जो है औद्योगिक क्षेत्रों में अपने इंपॉर्टेंस बनाए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि अब देखो यहाँ पे आपकी एक लाइन आई है, शहरों की आबादी बढ़ी तो अधिक अन्न और कारखानों के लिए अधिक कपास की मांग बढ़ी। ठीक है, और एक कारण कृषि का उत्पादन का बढ़ाने का एक यह भी कारण था, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही थी, शहरों की आबादी बढ़ रही थी, लोग गाँवों से शहरों की ओर पलायन कर रहे थे, शहरों में आबादी बढ़ रही थी। तो जब आबादी बढ़ रही है तो उनकी मांग भी, वस्तुओं की मांग भी क्या बढ़ रही है। तो इस कारण से जो है कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीकों से काम करने और कृषि उपयोगी मशीनों को बनाने की क्या की गई, आवश्यकता महसूस की गई कि जब उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा, संख्या बढ़ रही है तो इस कारण से कृषि क्षेत्र में मशीनों का उपयोग क्या होने लगा, बढ़ने लगा। दूसरा कारण क्या था इसके लिए, दूसरा कारण अब लोग मुनाफे के लिए खेती में पूंजी लगा रहे थे। वास्तव में कृषि क्षेत्र में पूंजी के प्रयोग ने कृषि की क्रांति ला दी। सर्वप्रथम यार्कशायर ने जमींदार जेथरो टल ने बीज बोने की मशीन सील ड्रिल बनाई। अब कृषि के लिए भी जो है मशीनें यहाँ पे बनाई जा रही हैं। बीज बोने के कार्य अधिक व्यवस्थित सुचारू रूप से होने लगे। ये सिद्धांत जो था टाउनशेंड ने फसल चक्र का सिद्धांत दिया। टाउनशेंड ने किसका सिद्धांत दिया,
फसल चक्र का सिद्धांत दिया, किसने दिया है? टाउनशेंड ने। इस प्रकार से जो है यहाँ पर कृषि क्षेत्र में जो है बदलाव ले रही है, परिवर्तन हो रहे हैं। फसलों की अदल बदल कर बोने से भूमि की उर्वरता शक्ति बनाए रखी जा सकती है कि एक साल में इस प्रकार की कृषि जो है, अगले साल जो है इस प्रकार से चेंज करने से जो है भूमि की उर्वरता क्या होगी? बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी इसकी। पड़ती छोड़ने की इससे क्या नहीं रहेगी? आवश्यकता नहीं रहेगी। फसल उत्पादन भी क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है। और इसी कृषि के साथ में पशुपालन जो होगा वह भी लाभदायक होगा। ये किसने बताया है? रॉबर्ट बेक ने। ठीक है। उसने भेड़ों गायों की नस्ल सुधारने के लिए प्रयोग प्रारंभ किए। वैज्ञानिक प्रजनन पद्धति की नवीन, इस प्रकार से कृषि क्षेत्र में जो है नवीन प्रयोग किए जा रहे हैं, नवीन पद्धतियाँ जो हैं अपनाई जा रही हैं। इसकी अपेक्षा तिगुनी वजन की भेड़ें तैयार करने में सफलता प्राप्त की। 1793 ईस्वी में अमेरिकी निवासी व्हीटन ने अनाज को भूसे से अलग करने की भी मशीन बनाई। तो अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा जो है कृषि क्षेत्र में उपयोग किए जा रहे हैं और मशीनों की जो है मशीनें जो है बनाई जा रही हैं कृषि क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने के लिए। और किस प्रकार से हम हमारे कृषि के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, और इस प्रकार से जो है कृषि में यंत्रीकरण बढ़ता गया, यंत्रों की जो है मात्रा जो है कृषि क्षेत्र में बढ़ती गई। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है मशीनों के आविष्कार ने कृषि में भी क्या ला दी है? यहाँ पर क्रांति ला दी है। मशीनों के द्वारा भी यहाँ पर क्या हो गई है? क्रांति हो गई। आपको समझ में आ गया होगा कि मशीनों से कृषि में किस प्रकार से क्रांति आई है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, वस्त्र उद्योग में नए आविष्कार। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।